अस्सलाम वालेकुम। मरातुल उरूस। जहालत क्या बला है और बेहुनर होना किन मसाइल को जन्म देता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो क्या बनेगा। मैंने जिंदगी में बेशुमार पढ़े लिखे जाहिलों को देखा है और सुना है। मुझे ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी तरह आपका जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे लोगों से आमना सामना डेफिनेटली हुआ होगा जिनके पास मालूमात और इल्म की कमी नहीं, लेकिन उनकी जहालत आड़े आ जाती है समहाउ द अदर, इसलिए वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। जहालत पर बात करते हुए एक बात जो मेरे जहन में हमेशा घूमती है वो ये है कि शायद आप मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें कि उजाड़ देता है, ये जो अंधेरा होता है ना जहालत का, ये उजाड़ देता है। जहालत पर ऐसी ही कहानियां हमें बचपन से किताबों में पढ़ाई और बताई जाती रही हैं। और आज का सोशल मीडिया भी इन कहानियों से भरा पड़ा। लेकिन गौर करने की बात यह है कि उनका मकसद हमें कहानियों से आगाह करना नहीं है, बल्कि उनके नताइज पर गौर करना भी है। एक और बात, जहालत से होने वाले नताइज और नुकसानात से बचाव कैसे और क्यों मुमकिन है, इन सब सवालों का जवाब तलाश करने के लिए एक किताब जो आपको मेरे हाथ में नजर आ रही है, मरातुल उरूस, इसका इंतखाब किया है मैंने। जैसे मरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की किताब है। 1869 में लिखी गई। इस नावल की खास बात यह है कि ये ना सिर्फ डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का पहला नावल है, बल्कि ये उर्दू का पहला नावल था। इस नावल में दिल्ली के शरीफ खानदान की माशरत का हूबहू नक्शा खींचा गया है। ये नावल इस कदर मशहूर हुआ कि इसके किरदार असगरी, अकबरी और मामा अजमत आज भी ज़दे आम हैं। यहाँ तक कि टेलीविज़न ने एक ड्रामा भी बनाया दास्तान के नाम से। इसके अलावा डिप्टी साहब ने तालीम के फ़ायदे और जहालत के नुकसानात और साथ साथ इस्लामी तकाज़ों का एहसास कलम और अल्फाज में इस तरह ढाला कि दिल्ली के शुरफा का ऐसा कोई घराना नहीं था जहां मरातुल उरूस मौजूद नहीं थी। 1889 के बाद डिप्टी साहब ने बतौर हिकमत इसमें मलका विक्टोरिया की तारीफ में चंद सतूर भी शामिल कर, जिसके नतीजे में उनको अंग्रेज सरकार ने इनाम भी दिया। हाउ इंटेलिजेंट। इस नावल में एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली दो बहनों अकबरी और असगरी का किस्सा भी बयान किया गया है। दूर अंदेश खान की बड़ी बेटी अकबरी को नानी के बेहद प्यार और लाड ने बिगाड़ दिया था, जबकि असगरी को उसके वालिदैन की मुनासिब तरबियत ने इंसानी सूरत में फरिश्ता सीजर बना दिया था। बाद में इन दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। मरातुल उरूस में डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने अपनी बड़ी बेटी के लिए लिखा और ये नावल उसको जहेज में दिया। आप यह दूरंदेश, आपने अपनी बेटियों के शादी के बारे में कुछ सोचा है? हाँ, मैं और सकीना अकबरी की शादी के लिए परेशान है। असगरी तो भी छोटी है। हाँ, अकबरी के लिए रिश्ते तो काफी देखे हैं, मगर कुछ समझ नहीं आ रहे। तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता हो तो मुझे बताओ। हाँ, मगर हम क्या सोच रहे थे कि वैसे पता नहीं ये बात करनी चाहिए कि नहीं। अरे यार, क्यों परेशान हो? तुम मेरे पुराने दोस्त हो, खुल के बात करो। दरअसल हम चाहते हैं कि अपने दोनों बेटों की शादी तुम्हारी अकबरी और असगरी से कर दें। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है दूरंदेश? इससे अच्छी बात क्या है कि मेरे दोस्त के घर मेरी दोनों बेटियां चली जाएं। मगर एक बार आप भाभी जान से पूछ लें। अरे सकीना, सकीना। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे सकीना, मौलवी फाजिल साहब अपने दोनों बेटों का रिश्ता हमारी बेटियों के लिए मांग रहे हैं। क्या तुम्हें कोई इतराज तो नहीं?
इससे अच्छी और क्या बात होगी कि हमारी दोनों बेटियों की शादी आपके बेटों से हो जाए। जाओ फिर मिठाई लेकर आओ। मैं अभी मिठाई लेके आई। ये लीजिए भाई साहब, मिठाई खाइए, मुबारक हो। अकबरी ब्याह कर मोहम्मद फाजिल के घर आ गए, लेकिन एक माह बाद ही बेइंतहा लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए। अकबरी का शादी के अगले दिन ही ये मुतालबा था कि अलग घर होना चाहिए मेरे लिए, मैं सबके साथ नहीं रह सकती। आकिल की माँ और बाकी घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन आकिल अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहता, छोड़ना चाहिए भी नहीं था। अकबरी रोज इसी बात से लड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाती थी। आकिल इसको मना कर लाता, मगर वो अपनी जिद पर बिल्कुल कायम थी। इसी तरह एक दिन असगरी लड़कर अपने वालिदैन के घर गई, तो आकिल ने सोचा कि अब वो उसको लेने जाएगा तो हतमी फैसला करके आएगा, क्योंकि वो रोज रोज के इस तमाशे से बहुत तंग आ चुका था। क्यों बेटा, तुम दोनों के आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अकबरी तो कोई भी ससुराल की बात मेके में नहीं करती, हालांकि बहुओं का दस्तूर होता है कि ससुराल की जरा जरा सी बात माँ को बताती हैं। आपकी साहबजादी मौजूद है, इन्हीं से पूछिए इन्हें मेरे घर में क्या तकलीफ है। खातिर मदारत में किसी तरह की कमी वाक़ई हुई, या इनसे कोई लड़ा, या इनको बुरा भला कहा। आपको तो मालूम है घर में गिनती के लोग हैं, और वालदा से तो पूरा मोहल्ला वाकिफ है। इतनी नेक मिजाज कि तमाम उम्र उनका किसी से लड़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ। कामिल सुबह का निकला, रात को घर आता है। और महमूदा तो इनकी सूरत से भी डरती है। रही बात मेरी, तो मैं मौजूद हूं। जो भी शिकायत हो बेतकल्लुफ होकर बयान करो। अकबरी, साफ साफ कह दो जो भी बात है, कोई बात दिल में ना रखना। दिल में रखने से बात फसाद पैदा होते हैं। शाबाश मेरी बेटी, बता दो तुम्हें इस घर में क्या मसला है। अम्मा, मेरा मसला जो भी है उसका हल सिर्फ अलग घर है। मैं सिर्फ अलग घर चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। क्यों भाई, तुम्हें अलग रहने में क्या उज़र है? खुदा का शुक्र है, अच्छी मुलाजमत है, अच्छा कमाते हो, किसी भी बात में माँ बाप के मोहताज नहीं हो। तो लड़कियां अगर अलग घर का मुतालबा करती हैं तो इसमें क्या बुरी बात है? ये सब बातें तो ठीक है, मगर अलग होने के पीछे की वजह क्या है ये भी तो मालूम होना चाहिए। इसे इस घर में हर तरह का सुकून है। खाना ट्रे में आता है, जिस चीज़ की फरमाइश करती है पूरी होती है। अब आप बताएं, अलग घर का मुतालबा कैसा? देखो बेटा, अगर सभी तुम्हारी तरह सोचना शुरू कर दें तो बहू बेटा माँ बाप से अलग ही क्यों हो? यही दुनिया का दस्तूर है कि माँ बाप से अलग होना पड़ता ही है। और कोई भी बहू ऐसी नहीं होगी जिसका शौहर अच्छा खासा कमाता हो तो अपनी सास और नंदों के साथ रहे। मेरी मानो तो अपनी बीवी की मान लो और अलग घर ले लो और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारो। आपकी बात दुरुस्त है, मगर एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। कल मेरी नौकरी चली गई तो क्या करूँगा? आज तो माँ बाप का सहारा है, तब मैं क्या करूँगा? तुम अपनी बातों से मुझे तो कायल कर सकते हो, मगर अकबरी को नहीं। अकबरी का फैसला है अलग घर का। मेरी मानो तो अलग घर ले लो और खुशी खुशी जिंदगी गुजारो। सोच लो। आखिर कब तक अपने निकम्मे दोस्तों की महफिलों और खेलकूद में लगे रहोगे? यानी कि रानियों महारानियों वाला है, नहायत कीमती है भाई।
आकिल जब घर वापस आया तो बहुत परेशान था। जब माँ ने उसको देखा तो वो भांप गई कि डेफिनेटली ससुराल से लड़के आया। माँ ने बड़े प्यार से उसको अपने पास बुलाया और गुफ्तगू शुरू की। क्या बात है, ससुराल में झगड़ा हुए है क्या? नहीं अम्मा, कुछ भी तो नहीं। थका हुआ हूँ शायद, इसीलिए ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ, अब तो इतना बड़ा हो गया कि माँ से बातें छुपाएगा। पर तो इतना बड़ा नहीं हुआ कि तू परेशान हो और तेरी माँ को पता ना चले। बहू घर का अलग से मुतालबा कर रही है ना, यही परेशानी है ना? हाँ, मगर मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, चाहे जो मर्जी हो जाए। तुम्हें अपना घर बचाना होगा। तुम अलग हो जाओ और उसके साथ हमेशा खुश खुश रहो। मेरे पास कामिल और अस्करी है ना, और तुम्हारा जब दिल करे तो मिलने आ जाया करना। वाह, अकबरी नए घर में आकर खुशी खुशी रहने लगी। 1-2 दिन का खाना तो माँ ने भिजवा ही दिया था, लेकिन फिर खाना बाहर से आने लगा क्योंकि अकबरी को तो खाना बनाना आता ही नहीं था। एक दिन आकिल नौकरी पर गया हुआ था और अकबरी दोपहर में सो रही थी कि घर में चोर आ गए और सब के सब बर्तन चुरा कर ले गए। आकिल नौकरी से वापस आया तो उसने देखा कि घर के सारे बर्तन गायब हैं, जिस पर उसने बीवी को खूब डांटा और अपनी माँ से और बाजार से कुछ बर्तन उधार ले आए। चंद दिनों बाद आकिल नौकरी पर जाते हुए अपनी बीवी को आगाह किया कि शहर में एक कुटनी आई हुई है जो चोरियां कर रही है, लिहाजा किसी भी अनजान औरत को घर में आने मत देना। उसी दिन कुटनी हाजिन का भेष बदलकर अकबरी के घर आ गई। अरे बिटिया, आदाब। आदाब जी, कहिए क्या काम है? अरे बिटिया, हम हाजन बीबी हैं और मदीना मनवरा से कुछ तबरकात लेकर आई हूँ जो मैं बहुत सस्ते दामों फरोख्त करती हूँ। अरे बिटिया, तुम्हारा कोई बाल बच्चा नहीं है? हमारी इतनी अच्छी तकदीर कहाँ। हाय, शादी को कितने बरस हो गए? अभी बरस नहीं हुआ, 6 ही महीने हुए हैं। अरे बिटिया, तो मैं तुम्हें 2 लौंग देती हूँ। एक अपनी चुटिया से बांध लेना और दूसरा लौंग अपने मियाँ के तकिए के नीचे रख देना। देखना फिर कितनी जल्दी खुदा बच्चे जैसी नेमत से नवाजेगा तुम्हें। और सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाती हूँ। ये देखो, यानी कि रानियों महारानियों वाला है, नहायत कीमती है भाई। अरे बिटिया, ये बहुत ही कीमती हार है, मगर इसकी कीमत बहुत ही कम है। कितने का है? 50 रुपए का।
₹50 का? अरे बेटिया तुम इसे देखो तो सही, भाई बहुत ही सस्ता है। मगर मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम कोई जेवर वगैरह ले आओ, उसके बदले में ये कीमती हार ले लो। एक मिनट। अरे लगता है बात बन जाएगी, तीर सही निशाने पे लगा है। हम अपनी दुकान लगावत है। बीबी, ये कुछ सामान है मेरे पास, जेवरात। अरे बिटिया, ये तुमने सोने को कैसे रखा हुआ है? भाई मैल सोने को खा जाती है, इसे उजला करवा लो। उजलवाए कौन? उनको तो बहुत बार कहा है, लेकिन उनके पास तो वक्त ही नहीं है। हाय बिटिया, ये कौन सा मुश्किल काम है? ये पास में तो सुनार है, तो कहे तो मैं इसे उजलवा दूं। मैं नू गई और नू वापस आई। हाय बीबी, तुम कितनी अच्छी हो। तू भी तो कितनी अच्छी है। अच्छा सुन, ये मेरे सामान का बॉक्स इधर ही पड़ा है अमानत के तौर पे, हम अभी आते हैं। मुझे लगता है चली गई, लूट गई मुझे। कुटरी के बारे में जब पूछगिछ हुई तो पता चला कि वो मोहल्ले में ऐसी 2-4 वारदातें और भी कर चुकी है। जेवर तो जेवर, अकबरी के जहेज के कपड़े संदूक में पड़े पड़े खराब हो गए। सास घर में थी तो वो कम से कम हर 10वें 15वें दिन निकाल के धूप लगवा दिया करती थी, मगर इस बार तो पूरी बरसात गुजर गई, अकबरी ने धूप नहीं लगवाई। किसी बहाने से संदूक खोला तो सब के सब कपड़े खराब हो चुके थे। किसी को दीमक चाट गई तो किसी को चूहे कुतर गए। नाज़रीन, अकबरी का जितना हाल हमने पढ़ा उससे मालूम हुआ कि अकबरी की माँ और नानी के लाड प्यार ने जिंदगी भर उसे मुसीबत में रखा। लड़कपन में अकबरी ने ना कोई हुनर सीखा, ना तालीम हासिल की। जब अकबरी ने सास से अलग घर लिया, बर्तन, कपड़े, जेवर सब कुछ था, अगर नहीं था तो सलीका नहीं था। चंद रोज में तमाम असबाब खाक में मिला दिया और एक ही साल में हाथ कान से नंगी हो गई। अगर मोहम्मद आकिल उसकी तरह
ना अक्ल होता तो उनका रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका होता, लेकिन आकिल ने हमेशा अक्ल और शराफत को बरता। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अकबरी की कम अक्ली और बेवकूफ़ी के किस्से। अब ज़रा असगरी के हालात सुनते हैं। ये लड़की अपनी माँ के घर बिल्कुल ऐसी थी जैसे गुलाब का फूल। हर तरह का हुनर, हर तरह का सलीका इसे हासिल था। दानाई, होशियारी, अदब व कायद, नेक दिली, मिलनसारी, खुदा तरसी, लिहाज, सब अक्लें खुदा ने असगरी को अनायत की थी। खुशनसीबी उस माँ बाप की कि जिनकी असगरी बेटी थी, या फिर खुशकिस्मती उस घर की जिसकी बहू बनकर वो गई थी। असगरी की मंगनी आकिल के छोटे भाई से हुई थी। आकिल की माँ अकबरी के ढंग को देखकर इतना डर गई थी, वो सोच रही थी कि मोहम्मद आकिल का ब्याह किसी दूसरे घर में कर दे, लेकिन आकिल ने समझाया कि असगरी अकबरी जैसी नहीं है। उसने अपनी माँ को समझाया कि अगर वो चिराग लेकर भी ढूंढेगी तो उसको ऐसी बहू नहीं मिलेगी। असगरी की शादी ईद के अगले दिन तय हो गई। माँ का इरादा था कि असगरी को अकबरी की निस्बत ज्यादा दहेज दिया जाए, मगर असगरी ने मना कर दिया। असगरी की कामिल से शादी हुई। कामिल बहुत ज़्यादा कम पढ़ा लिखा, लेकिन असगरी की बचपन में तरबियत हुई थी। दिन ब दिन घर में बरकत ज़्यादा होती गई। असगरी खानम के नाम से मशहूर और तमीज़दार बहू का लक़ब पाया। सब अच्छा चल रहा था। ना सास बहू की लड़ाई होती थी, ना बहस होती थी, ना मियाँ बीवी की किसी बात पे तकरार। लेकिन मामा अजमत थी। घर के तमाम कामों का मदार उसी पर था। जब असगरी ने खाने में दखल दिया तो मामा अजमत की बददियानती जाहिर होने लगी। असगरी ने जब मामा अजमत की खबर लेने लगी, हर चीज़ में वो मामा अजमत का गबन साबित हुआ, तो मामा अजमत असगरी के ख़िलाफ़ हो गई। चूँकि असगरी बहुत मुरव्वत लिहाज वाली औरत थी, तो उसने कहा कि मामा अजमत को रुस्वा करने से क्या फ़ायदा होगा। असगरी ने जो हिसाब किताब में टोक लगाई, मामा अजमत उसके मुखालिफ हो गई और इस कोशिश में लग गई कि उसको सास और शौहर के सामने बुरा बनाया जाए। असगरी के खानों में नक्स निकालने लग गई। उड़ गई ना? अच्छा ही उड़ गई। हर वक्त शोर मचाए रखती थी। मैंने उड़ी नहीं, आज़ाद की है मैंने। इस घर में अकबरी का शोर कम था, जो ये मैंने पूरा दिन घर को सर पे उठाए रखती थी। खैर, आ गए तुम? हाँ, आ गया। आखिर कब तक अपने निकम्मे दोस्तों की महफिलों और खेलकूद में लगे रहोगे? कुछ तो जिम्मेदारियों का एहसास करो। कभी कभी तो तुम अकबरी जैसे लगते हो मुझे। अकबरी जैसे? वो कैसे? वो ऐसे कि तुम शतरंज खेलते रहते हो और अकबरी जज्बात से। जैसे एक औरत के लिए सुगड़ होना ज़रूरी है, वैसे ही एक मर्द को जिम्मेदार होना चाहिए। मगर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक गैर जिम्मेदार और लापरवाह शख्स हूँ? मुझे एहसास है, मगर क्या? अब्बा जान का एक मुकाम है इस शहर में। आखिर भाई की काबिलियत को भी सारे मोहल्ले में और ख़ानदान में जाना जाता है। सिर्फ एक तुम ही हो जो खुद को गैर ज़रूरी मशागिल में उलझाए रखते हो। अच्छा, तो मेरे घर जल्दी वापस आ जाने से, शतरंज ना खेलने से और रुफाका से दूरी इख्तियार कर लेने से बेहतरी आ सकती? कोशिश तो करके देखो। मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पुराने मशागिल की वजह से अब्बा अम्मा और मैं परेशान रहें। इस पिंजरे में मैना को जैसे आज़ाद किया मैंने, इसी तरह अपनी ज़ात के ज़ंदान से खुद को आज़ाद करो। अस्मत, रमज़ान आ रहा है, तुम भी तैयारी कर लो। बर्तन कली करवाने हैं, घर की सफ़ेदी करवानी है, और हाँ, लाला से कहो किसी तरह भी किसी से 50 रुपए कर्जा लेके ईद का खर्चा चला ले। बीबी, तमीज़दार बहू तो अपनी अम्मा के यहाँ मेहमान बनकर जाएंगी, और सुनने में आया है तहसीलदार आएंगे और उनको अपने साथ ले जाएंगे।
और अगर वो गईं तो छोटे साहब उनके साथ पीछे ही जाएंगे। फिर तुम अकेले घर को कली करवा के क्या करोगे? मियाँ तो जब से लाहौर गए हैं पीछे मुड़ के देखा नहीं। 6 महीने बाद जी में आया तो कुछ भेज दिया, वरना कोई वास्ता नहीं। मोहम्मद आकिल तो माँ से अलग हो ही चुका था। मोहम्मद कामिल का ही इस घर में दम था। अरे सच बता, तमीज़दार बहू क्या चाह रही है? बीबी, जाने न जाने तो खुदा जाने। जो सुना वो कह दिया। अरे कम बखत, किससे सुना, क्यों कर मालूम हुआ? सुनने की पूछो तो कफ़ायतो निसा से 2 रुपए कर्ज लेने गई। उसने कहा दे तो देती, मैं तो पहाड़ पे जाने वाली हूँ। जब मैंने उससे पूछा तब पता लगा कि वहाँ तो सब ठीक ठाक है। थोड़ी देर बाद तहसीलदार आए। ईद के दूसरे दिन सब चले जाएंगे। और सुनने पे क्या मुनस्सर है, खुदा को देखा नहीं, अक्ल से पहचाना है। और बीबी, तुम्हें तमीज़दार बहू के लक्षण नजर नहीं आते? कोठे से नीचे आना तो कसम हो गया। बीबी, खत पे खत अब्बा की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं क्या मामलात है। कामिल, एक बात पूछूं? सच सच बताएगा? माँ, भला ऐसी कौन सी बात है जो मैं तुझसे छुपाऊंगा? अम्मा, खुदा की कसम मुझे इससे मुतल्लिक कोई खबर नहीं। ना ही असगरी ने मुझसे ऐसा कोई जिक्र किया। चल बे झूठे, हमसे बातें बनाता है। इतनी बड़ी बात और तुझे खबर नहीं? माँ, अगर मुझ पे यकीन नहीं आता, ले तेरे सर की कसम खाता, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। क्यों री अजमत? कामिल तो कहते हैं मुझे कुछ मालूम नहीं। ना मियाँ, बुरा ना मनाना। तुम्हारी बीवी जाने की तैयारियां नहीं कर रही? क्या तुम्हें नहीं पता वो तुमसे छुपाती है? माफ करना मियाँ, ये कोई मिजाजदार बहू नहीं है जिसके पेट में कोई बात ना समाती थी। ये तमीज़दार बहू है। ये तो अपना भेद किसी को ना दे। भला कामिल, अगर ये बात सच है तो तुम्हारा क्या इरादा है? अरे माँ, मैं क्यों कर तुझको अकेला छोड़कर जाऊंगा? और अस्करी को ऐसी क्या जबरदस्ती आन पड़ी कि बिना पूछे चली जाए? पूछूंगा कि भला ऐसी क्या बात आन पड़ी? अरे इस नामुराद मामा की बात का इतबार क्या करें? अभी बहू से कोई बात ना करियो। जब बात की तहकीक कर लूं तो बात पूछियो। भाई, तुम जैसी नाहंजार, बेअदब, धोखेबाज और नमक हराम का हमारे घर में कोई काम नहीं। नमक हरामी के अलावा इसमें एक सिफ्त और भी है। वो ये कि घर में फसाद डलवाने के चक्कर में थी। इस तरह की बातों से मामा अजमत असगरी को सास और मियाँ के सामने बुरा बनाना चाहती थी, लेकिन बहुत समझदार थी असगरी, सब समझती थी। इतनी अहमक नहीं थी कि जल्द बिगड़ जाती। वो समझती थी कि जब बात खुलेगी तो देखा जाएगा। असगरी ने अपने बड़े भाई को खत लिखा और बताया कि मेरे साथ सबका बर्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन एक मामा अजमत है जो मेरा घर बर्बाद करने में लगी हुई है। और भाई से गुजारिश की कि अब्बू को भी साथ लेकर आइएगा ताकि ये मामला हल हो सके। उधर भाई को खत लिखा और इधर अपनी खाला को खत लिखा कि तमाशा खानम को कुछ रोज के लिए भेज दे, मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। उसी शाम तमाशा खानम घर आ जाती। अल्लाह भी अस्करी, मैंने खालू अब्बा का खत मंगवाया, तुमने ना भेजा। कौन मांगने आया? यही मामा अजमत मौजूद है यहीं पे। क्यों रे बीबी, तो पिछले जुमे हमारे घर आई थी या नहीं आई थी? और क्या मैंने तुम्हें कह दिया था या नहीं दिया था? अरे हाँ बीबी, इन्होंने मुझसे कहा भी था, लेकिन निगोड़ी अकल ही साथ नहीं देती। अब देखो यहाँ आने तक घर के सारे धंधे भूल गई। हाँ हाँ, तुम्हें तो लूटना और फसाद डलवाना याद रहता है।
हाँ हाँ, खत मौजूद है और एक नई किताब भी आई है, बड़े मज़े की किताब है, तुम लेती जाना। तुम्हारी सास अपनी बहन के घर किस गरज से गई है? वो बेचारी भी इस नामुराद मामा की हाथों दर बदर मारी मारी फिरती है। कोई महाजिन है, उसका 6 रुपया देना है, इसलिए गई है। कौन महाजन? वो नालिश करने वाला? नाम तो नहीं पता। अरे हाँ बीबी, वही हजारी मल। वो ही हजारी मल ना, जिसकी दुकान जौहरी बाजार में है? हाँ हाँ वही। अरे उसका तो मेरे ससुराल के साथ भी लेन देन है। भला उस मुँह की क्या ताकत जो नालिश करेगा। मैं यहाँ से जाकर तुम्हारे भाई से बात करती हूँ, फिर देखती हूँ कैसा बनाती हूँ इसे। तमाशा खानम 2 दिन असगरी के घर रही और फिर वापस चली गई। कामिल की माँ को उसकी बहन ने 1 हफ्ते के लिए और ठहरा लिया। इसी दौरान मामा अजमत को एक और शरारत सूझी। उन दिनों शहर में लाट साहब की आमद थी। शहर में साफ सफाई हो रही थी। सफाई के लिए हर मोहल्ला और गली कूचों में इश्तिहार लगाए जा रहे थे कि सफाई करें वरना मकान नीलाम कर दिया जाएगा। मामा अजमत रात को जाकर एक इश्तिहार उखाड़ कर लाई और चुपके से अपने दरवाजे पर लगा दिया और फिर अंधेरे में कामिल की माँ को खबर करने दौड़ी। कहा कि मकान पर इश्तिहार लगा हुआ है, लगता है हजारी मिल ने शिकायत कर दी है। कामिल की माँ दौड़ी दौड़ी घर पहुंची। घर के दरवाजे पर इश्तिहार लगा तो परेशानी हुई। सास अंदर आई और तो असगरी ने देखा कि सास परेशान है। वजह पूछी तो उसने बताया कि हजारी मिल ने तो शिकायत कर दी है। असगरी ने तसल्ली दी कि तमाशा खानम आई थी मेरे पास, हजारी मिल का उसके ससुराल से भी लेन देन है। उसने कहा कि वो अपने मियाँ से उसके बारे में बात कहेगी। ये बातें हो ही रही थी कि मुस्लिम आ जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर आता है। असगरी उससे पूछती है क्या खबर लाए। मुस्लिम ने जवाब दिया कि पहले तो आपा तमाशा आपको सलाम दे रही है और पैगाम भिजवाया कि हजारी मिल को कह दिया है कि वो मकान नीलाम नहीं करेगा। ये बात सुनकर कामिल की माँ ने सुख का सांस लिया। असगरी को हैरत हुई कि अगर हजारी मिल ने नीलामी का कहा है और इश्तिहार, तो ये क्या मामला है। असगरी महमूदा को भेजती है कि जाओ वो इश्तिहार जो है उसे उखाड़ दो। जब वो लाती है तो पता चलता है कि ये इश्तिहार तो सफाई का है। शब बारात के बाद रमज़ान में असगरी के बाप की आमद होती है। वो उनसे जाकर मिलती है। असगरी का बाप असगरी के ससुर के आने की खबर देता है। वो वापस अपने घर पहुंच जाती है। अगले दिन असगरी के ससुर मौलवी फाजिल आ पहुंचते हैं। सबका अदब व आदाब होता है। अरे बिटिया, भाई हम तो सिर्फ आपके बुलावे पर आ गए हैं और आपका खत पढ़कर तो जी बहुत खुश हुआ। शुक्रिया अब्बा जान। देखो बेटिया, हमारे घर के नसीब बहुत अच्छे हैं कि तुम हमारे घर में ब्याह कराई हो हैं? और अब सारा काम और सारा इंतजाम तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी राय के मुताबिक ही होगा। क्यों कामिल बेटा? जी अब्बा हजूर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अरे कामिल मियाँ, जरा वो अजमत मामा को तो बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। भाई हमारे होते हुए जिस जिसका जो देना लेना है वो सब लिखवा दो। हाँ। हुजूर, किसी एक का देना हो तो बताऊं भी। कसाई हलवाई सबका ही देना है और हजारी मल उसका तो अलहदा से ही हिसाब है। आप मुझे दे दीजिए, मैं दे आऊंगी। चलो भाई, यूं किए देते हैं। हाँ हाँ, यूं अलल हिसाब देने का क्या फ़ायदा। पहले हर किसी का कर्ज मालूम हो जाए, फिर उसको सोच समझ कर दीजिएगा। जी बीबी, खाने से फरागत हो जाए तो मैं जाके पूछ आऊंगी। पूछ आने से क्या होगा, जिसका जितना कर्ज है यहाँ आकर हिसाब कर जाए। बीबी, आपने तो ये बात कह ली, अब मैं कहाँ सारे काम छोड़ के उनके पीछे भागती फिरूं। और वो भी इतने फारग तो है नहीं
कि अपने काम धंधे छोड़कर मेरे साथ यहाँ पर आ जाए और मेरे पीछे पीछे अपना हिसाब कर ले। एक रोज़ का तो बुलाना है, जाकर बुला लाओ। शाम के खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, तुम आज यही काम करो। लेने वाले तो देने का नाम सुनते ही दौड़े चले आएंगे। सब पास में ही तो हैं, बस 1000 मील दूर है। उसको कल पे रख लो, आज ही फुटकर हिसाब तय हो जाए। हाँ भी लाला, तुम्हारा क्या बना? है जी 30 रुपये। 30 रुपए? भाई ये तो ज्यादा बता रहे हो। है जी 30 रुपये भी वाला कोई ज़्यादा है? 15 रुपये की चीज़ तो इसी शब रात को आई थी। एक रकम का सिर चीनी है। अरे कैसी चीनी? इस बार तो सारा पका पकाया घर में खाना बाजार से आया ना कल। अरे मुए, वो चीनी तूने इनके हिसाब में लिख ली, वो तो मैं दूसरे घर के लिए लाई थी। बताया तो था मैंने तुझे। मुझे तो तुमने किसी और घर का नाम नहीं लिखवाया, इसी सरकार के नाम से लाती रही हो। भला मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? मुझे तो और किसी सरकार से चाहिए भी नहीं है। अब चीनी को तो रहने दो। है? अरे नमक हराम, ऐसे ही तूने दुनिया भर का कर्ज इस घर पे चढ़ा रखा है। मेरा हिसाब तो मामूली है, 2 आने रोज की तरकारी। अरे शेर भर की तरकारी तो आती है मेरे घर में, ये 2 आने की रोज की किस तरह हो गई? हजरत मेरी दुकान से मामा 3 शेर लाती रही हैं। हाँ तो 3 शेर ही लाती हूँ। शेर भर आपके नाम से, शेर भर अपने बेटे के नाम से, और शेर भर उस घर के नाम से लाती हूँ। मैं मुकरती हूँ, ये मुआ जो है ना सारा आपके खाते में डाले जा रहा है। अरे बुढ़िया बेईमान, हमेशा से तू इसी घर के हिसाब से लेके आती रही है, और जब रुपया मिला इसी घर से मिला। इसी तरह जब कसाई और बनिए का हिसाब हुआ, उसमें भी झोल निकला। वो उसी घर के सौदे में अपनी बेटी और 2-3 हमसाइयों के घर पूरे करती थी। अब हिसाब किताब के लिए रह गए सिर्फ बजाज और हजारी मिल। मौलवी साहब ने आज तक का सिलसिला मुनक़ता किया और बाकी मामला कल पर रखा। रात के खाने से फारिग होकर मामा बाहर चली गई। पहले अपने घर गई और वहाँ से कुछ बगल में दबाए बजाज के मकान पर पहुंची। उसे कहा कि सरकार के हिसाब से कुछ थान कपड़े अपने लिए ले गई थी, तुम ये ले लो, हाथ की चूड़ियाँ और मेरी इज्जत बचा लो। रिश्वत। वहाँ से निकली और सीधी हजारी मिल के पास गई और उसके पैरों में गिर गई और कहा कि मुझसे खता हो गई है। 4 महीने पहले लाहौर से सरकार ने तुमको 100 रुपये भेजे, वो मुझसे खर्च हो गए। मौलवी साहब आए हुए हैं, वो हिसाब मांग रहे हैं, कुछ ना कहना। हजारी मिल ने मानने से इनकार कर दिया कि तुम अगर सरकार को धोखा दे सकती हो तो तुम किसी को भी धोखा दे सकती हो। भाई तुम जैसी नाहंजार, बेअदब, धोखेबाज और नमक हराम का हमारे घर में कोई काम नहीं। नमक हरामी के अलावा इसमें एक सिफ्त और भी है, वो ये कि घर में फसाद डलवाने के चक्कर में थी। क्यों अजमत, वो कढ़ाई गोश्त वाली बात याद है ना, जो महमूदा के भाई ने फरमाइश रखी थी और तुमने जाकर झूठी कह दिया कि बहू कहती है मेरे सर में दर्द है। बोल तो सही, कब तूने मुझसे ये कहा और कब मैंने तुझसे ये उज़र किया? बीबी, मैं ऊपर गई थी, आप कोठे पे कुरान पाक पढ़ रही थी। मैंने देखा कि आप पढ़ रही हो, मैं उल्टे पाँव वापस आ गई। और वो सरदर्द की बात तूने झूठ बनाई थी ना? तौबा तौबा, मैंने कहा बच्ची पूरा दिन पढ़ती रही है, अब कहाँ चूल्हा झोंका करेगी, नेकी का जमाना ही नहीं। और वो भला पहाड़ पे जाने वाली बात तूने क्यों कही थी? मैंने तुझसे मशवरा किया था या तूने मुझसे सुना था? तुम्हें निकाल देना काफी नहीं, तुम बहुत बदजाद औरत हो।
तुम्हें तो कोतवाली में होना चाहिए। रहम बहू बेगम, रहम। बस अब्बा हुजूर, ये अपनी सज़ा को पहुंच चुकी है, अब आप इसे कोतवाली से दूर रखें। तो यूं मामा अजमत अपनी करतूतों के पीछे इस घर से निकली। घर पहुंची तो बेटी बला की तरह लिपटी और माँ से कहने लगी कि अम्मा, मैं ना कहती थी कि ऐसे लूट मत मचाओ, 100 दिन चोर के तो 1 दिन शाह का, ऐसा ना हो किसी दिन पकड़ी जाओ। तुम किसको मानती हो? खूब हुआ, जैसा करो वैसा भरो। अब ससुराल में मेरा नाम तो बदनाम मत करो ना। जहाँ खुदा के लिए चली जाओ। इस तरह खुदा खुदा करके असगरी अपने दुश्मन को निकाल पाई और घर के अजाब से निजात पाई। जब अजमत का फैसला हुआ तो असगरी अपने बाप से मिलने चली गई, जहाँ वो 1 हफ्ता रही। बाद में अपनी नंद महमूदा की शादी करवाती है और अपनी बहन का उजरा घर बसाती है। मरातुल उरूज से आप लोगों ने क्या सीखा? इससे हमने 2 अहम बातें सीखी हैं नाज़रीन। पहले तो ये कि समझदार बहू और बेटी अपने घर को कैसे जन्नत बना सकती है और ना समझ बहू घर को कैसे बर्बाद कर सकती है। और दूसरी बात यह कि अच्छी तरबियत इंसान की शख्सियत पर कितना मुस्बत असर डालती है। और आखिर में एक अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा, तरबियत के बगैर तालीम जहालत बढ़ाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। मिलते हैं एक नई किताब कहानी के साथ, किताब कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।